Morning student. Now today we have a discussion on our first chapter, that is living word. ऑफिशियली आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी पहली क्लास है जिस पे हम बात करना शुरू कर रहे हैं. तो ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव ऑप्टेड बायोलॉजी, सो होप कि आप कंसंट्रेट करके सुनेंगे भी, समझेंगे भी जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है उसमें, और उसको इम्प्लीमेंट भी करें. देखिए, जहां तक बात करें आप फर्स्ट चैप्टर की बायोलॉजी के 11th क्लास में लिविंग वर्ल्ड की, तो आप यदि इकोलॉजी की तरफ देखें, आप नेचर की तरफ देखें, तो आपको बड़ी फैसिनेटिंग चीजें दिखाई देंगी. ठीक है ना. बड़े सुंदर सुंदर बगीचे हैं, बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं. इसीलिए शायद हम मनाली और शिमला घूमने जाते हैं ताकि हमको सुंदर से माउंटेन्स और बाकी सब चीजें देखने को मिल जाए जो इस एरिया में रह रहे हैं. सो जो डाइवर्सिटी है लिविंग क्रिएचर की या जो इकोलॉजी की, वो जबरदस्त है. ये अलग बात है कि इकोलॉजी में या एनवायरनमेंट में जो रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उनके बीच में आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनको एक दूसरे को सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे से आगे निकलना है. ये नेचर का कॉन्सेप्ट है. ये भी हो सकता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के एक ही पॉपुलेशन में आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलते हो. कई बार अलग अलग पॉपुलेशन में जो है, तो यही हो गई कि कम्युनिटी के बीच में, कम्युनिटी के जो पॉपुलेशन हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, उनके बीच में आगे बढ़ने की होड़ बनी रहती है. लेकिन जितना भी फैसिनेटिंग एनवायरनमेंट आपको दिख रहा है, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद है, चाहे वो प्लांट के फॉर्म में हो, चाहे वो एनिमल. अब ये देखने के बाद एक नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है लिविंग. तो हम जितनी भी चीजें देखते हैं उसमें दो तरीके का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग. हालांकि जब लिविंग की बात करते हैं तो लिविंग के साथ हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं. एक तो आता है कि हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग. एक ये क्वेश्चन आता है. ठीक है. जब हम लिविंग की बात करते हैं या लिविंग कैसे लेते, ये नॉन लिविंग से कैसे लेते हैं. दूसरा एक से बड़ा क्वेश्चन आता है, वो आता है ठीक है, हमने एक बार डिफरेंशिएट भी कर लिया लिविंग एंड नॉन लिविंग को. तो भी दूसरा दिमाग में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म. पर्पस क्या है. देखिए, जहां तक रही बात बायोलॉजी में, तो हमको पर्पस के ऊपर ध्यान फिलहाल नहीं देना. ये बाकी लोगों के लिए काम छोड़ दें. बहुत और दूसरे भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो इस बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर लिविंग ना होते तो क्या होता, नॉन लिविंग बस होते तब क्या होता. तो उनके ऊपर छोड़ देते हैं. हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस है, ये हमको डिस्कस करना जरूरी है. क्यों? क्योंकि हमको ये जानना जरूरी है कि आखिर लिविंग में ऐसी वो कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खासियत है जो एक नॉन लिविंग से उसको डिफरेंशिएट करें. इज इट क्लियर? अब जैसे ही हम इस बारे में बात करते हैं कि डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या अंतर है, लिविंग वर्सेस नॉन लिविंग, तो हमको लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देना चाहिए कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होती हैं, या कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक अवेलेबल हैं किसके अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर. और हम एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक बेसिस पे ही लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं, या ये मानकर चलते हैं कि इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है इसलिए लिविंग, इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है इसलिए नॉन लिविंग. तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है, या डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं जिनके थ्रू हम अब वो फीचर कौन कौन से, तो वो फीचर है ग्रोथ, वो फीचर है रिप्रोडक्शन, वो है मेटाबॉलिज्म, सेल्फ रेप्लिकेशन, देन रेस्पिरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं
जो लिविंग में देखने को मिलते हैं और आपको नॉन लिविंग में देखने को नहीं। ये तरीका है किसका, लिविंग और नॉन लिविंग को क्लासिफाई करने का, उनको डिस्टिंग्विश करने। अब इसी में आप ये भी समझ जाइए कि यदि मैं ग्रोथ की बात कर रहा हूं तो प्लांट और एनिमल में अलग अलग तरीके का ग्रोथ पैटर्न देखने को मिलेगा आपको। जब आप प्लांट की बात करेंगे जो ग्रोथ होगा वो लाइफ टाइम चलते रहता है, मीन्स ग्रोथ प्रोसेस और डिवीजन, सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होगी इज थ्रू आउट द लाइफ। लेकिन जब मैं बात करता हूं एनिमल की तो यहां पर सेल डिवीजन restricted to एसिफाई एज और टाइम ड्यूरेशन, यहां पर थ्रू आउट लाइफ नहीं है। आगे बात सुन, तो एक तो एज भी है और साथ ही साथ सर्टन एज ही है। मतलब आप ऐसा देखिए ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 12 साल 15 साल तक सेल डिवीजन होता है, ग्रोथ डेवलपमेंट की बात प्रोसेस होती है, उसके बाद उस तरीके से ग्रोथ नहीं होता। लेकिन यदि आप प्लांट की बात करें तो 50 साल का पौधा, 40 साल का पौधा भी में ग्रोथ और डेवलपमेंट बने। हमारे यहाँ 18-20 साल तक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, उसके बाद धीरे धीरे एक एडल्ट स्टेज आते हैं, एडल्ट स्टेज आते हैं, एडल्ट स्टेज के बाद जो है तो आदमी बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो जो ग्रोथ है वो प्लांट में अलग देखने को मिलेगा, एनिमल में अलग देखने को मिलेगा, सेल में डिवीजन थ्रू आउट लाइफ होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं। जहां तक ग्रोथ की यदि मैं बात करूं तो इसी बात समझ में आता, इसमें कोई डाउट। नेक्स्ट में हम बात करते हैं ग्रोथ। अब बात करते हैं किसकी, जो पहला हमने लिया था वो क्या था, ग्रोथ। कि ग्रोथ के साथ क्या पोजीशन। देखिए जब ग्रोथ की हम बात करते हैं तो आप ये समझ जाइए इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज इन मास, यही क्या है ग्रोथ। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ कह रहे हैं। यानी नंबर में इंक्रीज होना और मास में इंक्रीज होना, इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जहां तक प्लांट की बात है तो प्लांट में थ्रू आउट लाइफ आपको क्या मिलेगा, ग्रोथ मिलेगा। जबकि यहीं पर यदि एनिमल सेल हो तो यहां पर सर्टेन एज में ही ताकि आपको क्या मिलता है, ग्रोथ। क्लियर। अब आप ये भी समझिए कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन है वो इक्विवेलेंट है किसके, ग्रोथ के। क्यों, क्योंकि वो एक ही सिंगल हो, जैसे डिवाइड होगा 2 बन जाएंगे तो उनके लिए वही ग्रोथ। आगे पास बट एक्चुअली में आप ये देखिए कि सेल डिवीजन और इंक्रीज इन द नंबर या रिप्रोडक्शन या ग्रोथ की प्रोसेस, ये एग्जैक्टली कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या करती हैं, मिक्स हो जाती हैं, मैच करती हैं, मिल जाती हैं। ये हमको देखने को मिलता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये कह सकते हैं कि बॉडी मास जो इंक्रीज हो रहा है उसी को आप क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। बॉडी मास इंक्रीज, बॉडी मास इंक्रीज कब होगा, जब नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज होंगी और यही हमने लिखा है, और मास भी इंक्रीज स्वाभाविक है। जब नंबर 1 से 4, 6, 8, 10, 20, 50 होंगी तो मास भी बढ़ जाएगा। तो बॉडी मास इंडेक्स जैसे इंक्रीज होता है उसी को हम कहते हैं क्या, ग्रोथ। हम छोटे बच्चे होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं, यही ग्रोथ की प्रोसेस। अब ये ग्रोथ हमको लिविंग क्रिएचर में इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन जब इसका कोई अपोज करने आएगा नॉन लिविंग वाला तो वो कहेगा भाई साहब माउंटेन्स जो है, माउंटेन में भी उनका भी बॉडी मास इंक्रीज होगा। कैसे बॉडी मास इंक्रीज होता है, क्योंकि कोई माउंटेन है उसमें भी कुछ एक्युमुलेशन होते रहता है जिसके कारण उनका बॉडी मास बढ़ते जाता है।
तो कायदे के अनुसार ये कहना चाहिए कि माउंटेन्स भी क्या है, लिविंग, बट ऐसा नहीं है। माउंटेन्स कैसे हैं, नॉन लिविंग है। कुछ बोल्डर हैं, सैंड ड्यूज हैं। सैंड ड्यूज जो रेत के पहाड़ होते हैं, जब हवा चलती है तो कई बार कटता है उनसे तो वो छोटे हो जाते हैं, और कई बार हवा आकर उनके साथ जुड़ते जाती है तो वो साइज में क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो जो ग्रोथ की प्रोसेस है उसको आप एक डिफाइनिंग कैरेक्टर की तरह नहीं ले पाते हैं इन केस ऑफ लिविंग क्रिएचर, कि यदि किसी का ग्रोथ हो रहा है तो वो लिविंग ही होगा, जिसका ग्रोथ नहीं हो रहा वो नॉन लिविंग होगा। आरी बात सुनो, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं या यूं ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके ग्रोथ स्टंट हो जाए। स्टंट होती है मतलब वो रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ती, पानपुटे होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, तो क्या उनको हम नॉन लिविंग कहना शुरू कर दें, क्योंकि उनकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं हो पा। तो ये चीजें हैं। हाँ, इसमें दो डिफरेंसेस जरूर है कि जो माउंटेन्स में या नॉन लिविंग में जो ग्रोथ की प्रोसेस है वो एक्चुअली में एक्यूमुलेशन फ्रॉम आउटर साइड है, जबकि जो लिविंग में जो ग्रोथ की प्रोसेस है या इंक्रीज है वो बिकॉज ऑफ इनसाइड डेवलपमेंट और इनसाइड डिवीजन ऑफ द सेल एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। तो ये जरूर एक डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। इस पूरी बात से ये बात समझ में आ गई कि ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, किसकी, लिविंग की, क्योंकि जिनमें ग्रोथ नहीं हो रहा आप उनको नॉन लिविंग नहीं कह सकते। फिर ये भी आकर ये कहेंगे कि इनमें भी तो ग्रोथ की प्रोसेस हो रही है, इनको भी लिविंग क्रिएचर की तरह ट्रीट किया जाए। तो कहने का मतलब ग्रोथ को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे लिविंग की। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब एक इंसान की डेथ होती है तब उसमें ग्रोथ की प्रोसेस देखने को नहीं मिलती। इज इट क्लियर? In lower classes, we have always have a very crucial concept about reproduction, कि जिसमें रिप्रोडक्शन होता है वो लिविंग है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता वो नॉन लिविंग। ये हम लोअर क्लासेस में अक्सर बात करते थे कि जिसमें डाइजेशन हो रहा हो, जिसमें ग्रोथ हो रही हो, जिसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको आप लिविंग मान लीजिए, और जिसमें ये प्रोसेस ना हो रहा है उसको नॉन लिविंग मान लीजिए। लेकिन जब आप 11th में आते हैं तब आप पाते हैं कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानते किसी भी लिविंग क्रिएचर। क्यों? क्योंकि यदि आप रिप्रोडक्शन की बात करें तो आप जितने भी ऑर्गेनिज्म देख लें, चाहे आप अमीबा देखें, चाहे वो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखें, उनमें क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होता है, और सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होती है उसी में एक सेल डिवाइड होकर क्या बना लेता है, दो सेल बना लेता है। तो या तो आप इसको रिप्रोडक्शन कहेंगे या तो आप इसको क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। इज इट क्लियर? अच्छा, अब रिप्रोडक्शन ग्रोथ क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या, मैं ये समझ लीजिए पहले। रिप्रोडक्शन क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसे सेम प्रोजेनी का फॉर्मेशन करे। सेम प्रोजेनी का मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे मदर एंड फादर, तो उनके यहाँ दो आंख, कान, नाक, हाथ, मुंह, पैर है, वैसे ही उन्होंने हमारा फॉर्मेशन किया। अब ये अलग बात है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जब कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे वो सेक्सुअली करे या असेक्सुअली करे, जब अपने ही जैसे प्रोजेनी का फॉर्मेशन करे जो इसके कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के सिमिलर है, सेम प्रोजेनी similar characteristic with their parents। तो जहां पर पेरेंट के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाला कोई भी प्रोजेनी डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता है कि इसको रिप्रोडक्शन करना। अब यहाँ पे भी देखिए कि ये जो सेल डिवाइड हो रहा है सेल डिवीजन से, ये दोनों की दोनों सेल की जो प्राय आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे तो ठीक अपने पेरेंट की तरह ही, और एक से दो नए बन गए, तो आप इनको भी प्रोजेनी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर, और इससे पहले जब हमने ग्रोथ पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि जहां पर सेल के नंबर इंक्रीज हो वो ग्रोथ कह रहा था। अरे बस, तो यहाँ पर आप यूनिसेलुलर में देखें तो रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि उनको अलग कर पाना बड़ा मुश्किल काम। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन ये कहती है। अब यदि इसी को बेसिक मान लिया जाए तो ये मान कर चलते हैं, तो हम ऐसा देखते हैं नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। तो ये कह सकते हैं भाई आप, तब पे तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि इफ रिप्रोडक्शन ओनली प्रेजेंट इन अ लिविंग क्रिएचर
या यूं कहिए नॉन लिविंग में भी रिप्रोडक्शन है ही नहीं, क्योंकि कोई भी नॉन लिविंग क्रिएचर आपको रिप्रोड्यूस करते हुए दिखाई नहीं देगा। यदि ऐसा है तो फिर रिप्रोडक्शन को हम एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मान सकते हैं किसी लिविंग की। एक्चुअली में मान जब तक हम लोअर क्लास में थे तब तक हम ऐसा ही करते थे, हम ये मान कर चलते थे कि कोई भी नॉन लिविंग क्रिएचर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, केवल लिविंग क्रिएचर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए यदि किसी में भी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मौजूद है तो उसको हम लिविंग मानेंगे। लेकिन जब थोड़ा सा और आगे हमने स्टडी की तो हमने पाया देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म possess the property of living but unable to reproduce। मीन्स आप समझिए म्यूल देखा होगा आपने, नाम सुना है कि नहीं सुना? म्यूल उसको कहते हैं, खच्चर कहते हैं एक्चुअली। घोड़े और गधे के क्रॉस से जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है वो म्यूल कहलाता है, और बाय नेचर एक ऐसा होता है स्टेराइल होता है। स्टेराइल का मतलब ये है कि ये अब आगे फ्यूज होके रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। ठीक, बहुत सारे आपके आजू बाजू बहुत सारे ऐसे कपल होंगे, ह्यूमन बीइंग होंगे जो जिनकी शादी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ए प्रोजेनी। कहने का मतलब ये है कि शादी तो हुई है, लिविंग क्रिएचर भी है, ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो एक प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन का मतलब है कि एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना जो उनके जैसा हो। लेकिन ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जिनके कारण हमको दिखता है कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, बट दे स्टिल कम इन ए लिविंग कैटेगरी। और इसीलिए हम नॉन लिविंग भले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये रिप्रोडक्शन को एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते, क्योंकि यदि हम मान लें रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, तो फिर इन दोनों को क्या माने? क्या इनको हम नॉन लिविंग माने? आंसर इज नो। सो देयरफॉर अगेन जो रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो मान रहे थे पहले, वो यहाँ पर आके वो भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सबको फिर ये कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेस करनी चाहिए। बट यहाँ पर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस या इस कैरेक्टरिस्टिक को ये प्रोसेस नहीं करते। अब नया कॉन्सेप्ट देख लेंगे क्या? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है एक्चुअली में दो वर्ड से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्या होता है कैटाबॉलिज्म में? कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है कि इस ब्रेक डाउन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज हुई उसका यूटिलाइज करते हुए फॉर डेवलपमेंट ऑफ मीन जो आपने भोजन किया वो भोजन आपके शरीर में गया, उसका डाइजेशन हुआ, उसका ब्रेक डाउन हुआ, और ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी मिली उस एनर्जी का यूज एनाबॉलिज्म प्रोसेस में, चाहे वो मसल्स फॉर्मेशन हो चाहे बोन फॉर्मेशन हो, इनमें यूटिलाइज हुआ, ये कहलाता है एनाबॉलिज्म। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की प्रोसेस एनाबॉलिज्म एंड ब्रेक डाउन की प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। ये एक कॉन्सेप्ट। देखिए मेटाबॉलिज्म नो डाउट केवल और केवल आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। नॉन लिविंग में आउटसाइड यदि आप मेटाबॉलिज्म करते भी हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यदि आप उसको करेंगे तो ब्रेक डाउन तो कर पाएंगे बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। मेटाबॉलिज्म में ये दोनों प्रोसेस है, इसीलिए ये बात मैंने यहाँ पर कही। तो मेटाबॉलिज्म अपने आप में एक सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं, मेटाबॉलिज्म दो कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये कंडीशन केवल किसमें देखने को मिलती है? लिविंग क्रिएचर में देखने को मिलती है, चाहे आप यूनिसेलुलर ले लें चाहे आप मल्टीसेलुलर ले लें। अब नॉन लिविंग में आपको मेटाबॉलिज्म नहीं मिलेगा नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन जब आपसे कोई अपसेट करने आएगा, जब आपसे कोई बात करने आएगा, तो देखिए अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? अल्टीमेटली
मेटाबॉलिज्म जो एक कॉन्सेप्ट है ये है टेकिंग फूड। यदि मैं इसको बड़े सिंपल भाषा में बात करूं तो क्या हो जाएगा, टेकिंग फूड, भोजन लेना। और भोजन लेने से हमको क्या मिलती है, एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज हम डिफरेंट वर्क के लिए करते हैं। एम आई राइट? यही काम है मेटाबॉलिज्म का। समझ में आ? तो यदि मेटाबॉलिज्म का काम है फूड लेना, मतलब टेकिंग फूड, उसको डाइजेस्ट करना, उससे एनर्जी लेना, और उस एनर्जी का काम हमारे बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करना। तो यदि यही मेटाबॉलिज्म है, इसी को आप मेटाबॉलिज्म कहते हैं, तो एक एग्जांपल है, एक बाइक है, उस पे हमने क्या डलवाया, पेट्रोल। इस पेट्रोल से उसको क्या मिली, एनर्जी, और उससे वो क्या क्या, उसका वर्क क्या हुआ, वो बाइक जो है मूव करने लगी, चलने। अब आप कहेंगे साहब ये क्या मजाक। तो ये देखिए, बाइक को यदि मैं एक स्ट्रक्चर मान लूं, एक ऑर्गेनिज्म मान लूं, एक कंपोनेंट मान लूं, जैसे हमने एक ह्यूमन बीइंग में क्या लिया, फूड लिया। मैंने यहां फूड आप कोई भी ले सकते हैं। फूड की डेफिनेशन क्या, फूड की डेफिनेशन है एनीथिंग विच प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। मैं एक वेजिटेरियन हूं, मेरे लिए आलू चावल ये फूड है, लेकिन जो एक नॉन वेजिटेरियन होगा उसके लिए जो है तो मछली और मुर्गी भी क्या होगा, फूड होगा। लेकिन मेरे लिए मछली और मुर्गी फूड नहीं है, क्योंकि मैं उसे नहीं खाता। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि हर एक पर्सन के लिए फूड की डेफिनेशन अलग अलग है। मीन्स ऐसी चीज जिससे उसको क्या मिले, एनर्जी मिले टू डू वर्क, जो अपने दिनचर्या के काम कर सके। तो एक ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ भी वो फूड ले रहा है। अब इस फूड में कुछ भी हो सकता है, उसमें वेज भी हो सकता है, उसमें नॉन वेज भी हो सकता है, उसमें प्लांट भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग पौधे खाते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म की यदि मैं बात करूँ, गाय भैंस की बात कर लूं, तो वहां वो प्लांट खाते हैं, वो भी फूड ले रहे हैं। यदि एक गाय चारा खा रही है तो क्या हम और आप चारा खा रहे हैं? आंसर इज नो। लेकिन स्टिल गाय के हिसाब से वो क्या है, फूड, क्योंकि वो उसको एनर्जी देता है। बाइक के हिसाब से पेट्रोल क्या है, उसका फूड है। उसको उसका कंबशन होता है मशीन के अंदर, जिसके काम क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। और उस एनर्जी का यूज बाइक क्या करते हैं, अपने पहिए घुमाने के लिए करते हैं। तो क्या मैं इस बाइक को भी लिविंग मानूं? आंसर इज मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उस तरीके का नहीं हो रहा है जिस तरीके का लिविंग में होता है। लेकिन जब कोई आपसे बहस करने पे आएगा तो ये भी कहेगा कि बाइक को भी आप लिविंग मान लीजिए, क्योंकि उसमें वो पूरी प्रोसेस हो रही है, जो प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म के कॉन्सेप्ट में ले रही है। सो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म, हालांकि एक्सक्लूसिवली आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके का एग्जांपल नहीं दिया, यही लिखा हुआ है कि मेटाबॉलिज्म केवल लिविंग में होता है। लेकिन यदि मैं आपसे तरीके से देखूं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि हमने फूड लिया, फूड से हमको एनर्जी मिली, एनर्जी से हमने बाइक के साथ भी पेट्रोल दिया, एनर्जी मिली, और वो मूव करना शुरू की, वर्क किया उसको। तो इस तरीके से हम ये मानकर चलें यदि, तो मेटाबॉलिज्म को भी आप एक्सक्लूसिवली लिविंग क्रिएचर की प्रॉपर्टी में नहीं शामिल कर सकते। फिर बात है कि सर ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको शामिल करें, तो उस पर भी बात करेंगे अभी। अब आपकी बुक कहती है कि जो किसी भी लिविंग क्रिएचर का जो सबसे इफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स कि एनवायरनमेंट में या उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। किसी ने आवाज दी तो उसको रिस्पॉन्ड करना है, कहीं कुछ गलत देख लिया तो उसको जाके ठीक करना। तो ये एक लिविंग क्रिएचर का कॉन्सेप्ट होता है। कहीं कोई डेंजर देख लिया तो वहां से हटने की कोशिश करनी है। तो जब इस तरीके की कॉन्शियसनेस की बात आती है तो ये मानकर चलते हैं कि लिविंग में ही केवल कॉन्शियसनेस होता है। नॉन लिविंग कभी भी इस तरीके का बिहेव करता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। ये केवल नॉन लिविंग में देखने, सॉरी लिविंग में देखने को मिलेगा। तो कॉन्शियसनेस हो गया, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो केवल और केवल किसमें मिलेगा, लिविंग क्रिएचर में मिलेगा। और साथ ही साथ जितने भी बायोकेमिकल और केमिकल स्ट्रक्चर है वो सभी के सभी स्ट्रक्चर में आप ऐसा मान लीजिए कि उनका सबका काम वो एक साथ मिलकर काम कर रहा है। मीन्स कहीं जल रहा है तो हमको स्मेल आ जाएगी, कहीं कुछ और दूसरी चीजें होती है। हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन है इनका काम ही यही है कि ये हमारे कॉन्शियसनेस को मेंटेन रखते हैं।
यदि मैं प्लांट की बात करूं तो वो फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे, यानी टुवर्ड द सनलाइट मूव करेंगे। जियोट्रोपिज्म शो करेंगे, उनकी रूट जो है तो टुवर्ड अर्थ की तरफ जाने की कोशिश करेगी। कीमोट्रोपिज्म शो करेंगे। सो अलग अलग आपने 10th क्लास में ट्रोपिज्म और नास्टिक मूवमेंट आपने पढ़ा था। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग क्रिएचर होगा, वो रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग। अब चाहे वो केमिकल के कारण रिस्पॉन्ड करे, चाहे वो लाइट के कारण रिस्पॉन्ड करे, चाहे वो एयर या वाटर के कारण रिस्पॉन्ड करे। सो अलग अलग कंडीशन है जिनके कारण ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है, और उससे हम ये मान कर चलते हैं कि ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है। चलिए, तो एक कॉन्शियसनेस कहता है कि जो ह्यूमन में जो सेल्फ कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हैं कि यदि किसी में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लिविंग हो गया। ये आपकी किताब कहती है, लेकिन आपकी किताब अगले ही पैराग्राफ में एक बात और कहती है, यदि कोई पेशेंट ब्रेन डेड है, मीन्स उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा, बट बाकी सभी ऑर्गन अभी भी क्या है, एक्टिव। ऑल अदर ऑर्गन्स आर एक्टिव, यानी वो सांस ले पा रहा है, ठीक, वो अपने से, उसका नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। ब्रेन डेड होने का मतलब नर्वस सिस्टम काम नहीं कर रहा। बाकी सभी बॉडी पार्ट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, उसका इम्यूनल सिस्टम काम कर रहा है, और ऐसे में इसी स्टेज को कहते हैं कोमा में है। नाम सुना होगा आपने। अब ये स्टेज ऐसी है जिसमें इंसान 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद ठीक होके भी आ सकता है और लाइफ लॉन्ग इसी स्टेज में रह सकता है और उसकी डेथ हो सकती है। ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म के पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होता। क्या इसको हम डेड मान लें? और यदि इसको डेड मान लें तो फिर कोमा में रखते क्यों, फिर 20 साल तक उसका इलाज क्यों करते हैं? सो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनको देखकर ये सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक से नहीं जचता। एक और छोटा सा एग्जांपल, शायद वो आपको और अच्छा लगे। बैंक एटीएम, आप बैंक के एटीएम में जाइए, अपना कार्ड डाल के निकालिए, उसके बाद उसमें कुछ चीजें आपसे पूछी जाती हैं, आप जैसे ही टच करते हैं कि आपको विड्रॉवल करना है, बैंक समझ जाता है। तो क्या ये कॉन्शियस नहीं, टच उसके लिए कॉन्शियसनेस नहीं हुआ? हमको कोई टच करे, हमसे कोई कुछ ना बोले और पीछे से आके हमारे यहाँ गर्दन के पास रखे, तो हम तुरंत पलट के देखते हैं कि नहीं, या वो जिस तरीके का रिएक्शन कहता है, या मान लीजिए उसने ऐसा इशारा कर दिया तो हम किनारे फंस जाते, हट जाते हैं जब भी कहीं कोई ऐसी गैलरी में खड़े होते हैं। यदि आप एटीएम में जाते हैं और एटीएम में आप विड्रॉवल के कॉलम पे क्लिक करते हैं और वो विड्रॉवल वाले फंक्शन में आपको ले जाता है, फिर आप जितना पैसा लिखते हैं उतना ही पैसा निकालता है, तो क्या वो कॉन्शियस नहीं है कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए? ऑल्दो इट इज अ मशीन, प्रोग्राम्ड मशीन, बट बैंक का जो एटीएम है वो भी एक तरीके से कॉन्शियसनेस शो करता है, ऑल्दो इट इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। आने मेरी बात सुन। अब जब इस तरीके की बातें आती है तब फिर आता है यार एक्चुअली में फिर ऐसा कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम ये कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो लिविंग होगा। बाकी सब सपोर्टिव प्रॉपर्टी हो सकते हैं, बाकी भी चाहिए, लेकिन एक ऐसी जो केवल और केवल एक्सक्लूसिवली आपको लिविंग में मिलेगी, नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेगी। देखिए वैसे तो जब आप लिविंग की डेफिनेशन देते हैं तो आपको हर चीज दिखनी पड़ेगी, ग्रोथ भी बताना पड़ेगा, आपको रिप्रोडक्शन भी बताना पड़ेगा, आपको कॉन्शियसनेस पे भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन जब डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात आती है तो लास्ट क्लास में भी हमने आपको एक लाइन बताई थी,
मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस। किसी भी लिविंग क्रिएचर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलता है। मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है जैसे मेरे सिर पे जो ब्लड मौजूद है वो थोड़ी देर बाद मेरे हार्ट पे भी आएगा, और हो सकता है वही वाला हार्ट वाला ब्लड थोड़ी देर बाद मेरे पैर में चला जाए। मेरे पैर वाला ब्लड मूव करता है, वह हार्ट में आए और हार्ट से पंप होकर कहाँ चला जाए? मेरे ब्रेन पे चले जाए। तो कहने का मतलब है कि मेरे बॉडी में मॉलिक्यूलर का मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है, जबकि किसी भी नॉन लिविंग स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। आ रही बात समझ? अब आप किसी भी एग्जांपल को ले लीजिए। मैं थोड़ी देर पहले बाइक की बात कर रहा था कि बाइक के साथ इस तरीके की परेशानी है। आपने देखा होगा, प्लांट के लिए सुना होगा आपने कि प्लांट की जो ओल्डर लीव्स होती है जब वो सेट ऑफ होने लगती है, टूट के गिरने लगती है, तो उससे पहले वो अपना जितना भी न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उनके जुड़े रहने के अलावा जितना भी और एक्स्ट्रा रहता है वो सब अपनी यंगर लीव्स को वो प्रोवाइड कर देते हैं। वो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है और वो टूट कर गिर जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे आपके बाइक के आगे वाले टायर में हवा कम हो और पीछे वाले में थोड़ी ज्यादा हो तो पीछे वाले से हवा निकल के थोड़ी सी आगे वाले में चली जाए? इज इट पॉसिबल? नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इस तरीके का जो कॉन्शियसनेस है, इस तरीके का जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है वो देखने को हमको नहीं मिलता, और यही वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग क्रिएचर की जो केवल और केवल लिविंग में देखने को मिलेगी। हाँ, इसके बाद ग्रोथ की प्रॉपर्टी। अब जब आपने ये प्रॉपर्टी बात कर ली, मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की बात कर ली, फिर आप ग्रोथ भी एक्सप्लेन कीजिए, फिर आप प्रोडक्शन भी एक्सप्लेन कीजिए, वो भी जो है तो प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। तो जिस तरीके का सवाल आए, जिस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको इस तरीके से बात करनी है। होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब हम एक लिविंग की बात करते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं लिविंग के, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि उनके जो है तो काउंटर भी बहुत सारे मौजूद हैं नॉन लिविंग के साथ। क्लियर? तो हमने चाहे ग्रोथ की बात की, चाहे हमने मेटाबॉलिज्म की बात की, चाहे मैं और किसी की भी बात करता हूँ, मैं मूवमेंट की बात करता हूँ। एक एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में नहीं, मैं मूवमेंट की बात करता हूँ कि हम मूव कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीजें मूव नहीं कर सकती, ये टेबल अपनी जगह से मूव करके आगे नहीं बढ़ सकते। इज इट ट्रू? फिर मैं फैन को क्या कहूं? फिर मैं बाइक को क्या कहूं? फैन भी तो मूव करता है, अपनी जगह पे खड़े खड़े मूव करता है, वो कैसे मूव कर पाता है? वो तो नॉन लिविंग। फिर आप कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी नॉन लिविंग चीज है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई जरूरी नहीं है, आप जितनी प्रॉपर्टीज बताते जाएंगे लिविंग की, सबके कुछ ना कुछ इनकाउंटर मिलते जाएंगे, उनका कुछ अपोज करने वाली कैरेक्टरिस्टिक मिलती जाएगी, या यूं कहिए कि वैसा ही प्रॉपर्टी कुछ नॉन लिविंग भी शो करते हुए दिखाई देंगे। तो यदि आपको केवल पिक्यूलियर लिविंग क्रिएचर को डिफाइन करना है तो बाकी सब प्रॉपर्टी के साथ साथ एक प्रॉपर्टी आप ढूंढिए, दैट इज मॉलिक्यूलर मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे शरीर के एक पार्ट को कोई चीज की जरूरत होती है तो दूसरा पार्ट वहां से वो चीज लेकर और उस पर्टिकुलर पार्ट तक पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि उसको उसकी कमी ना हो। ये प्रॉपर्टी नॉन लिविंग में देखने को आपको मिले। इज इट क्लियर?